औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। अच्छा जी, चैप्टर 1 जो है वो यूनिट नंबर 1 हमने खत्म किया। अब हम अपना नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमने स्टार्ट किया है। उम्मीद करती हूँ कि यूनिट नंबर 1 का काम भी आप लोगों ने कर लिया होगा और लर्निंग भी कर ली होगी। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया है वो यूनिट नंबर 7 है। उसका नाम कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। इसका हम लेक्चर नंबर 2 जो है वो आज डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर में क्या डिस्कस किया था? मैटर को हमने डिफाइन किया था, फिर हमने एटम को डिफाइन किया और फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आ जाते हैं। हमने अपने कल के लेक्चर में क्या डिस्कस किया कि आपके पास जो एटम जो है वो क्या है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? मैटर का। साइज जो है वो बहुत छोटा होता है एटम का, लेकिन उसके भी मजीद उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। तो एटम का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमने कहा एटम के स्ट्रक्चर में क्या है, उसके 2 पार्ट हैं, न्यूक्लियस, ठीक, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में हमने देखा था उसके 2 फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो न्यूक्लियस के बाद का जो हिस्सा है जिसे हम क्या शेल और ऑर्बिट का भी नाम देते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गेट क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ कल जो है ये एक्सप्लेन कर चुकी थी मैं आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट देखेंगे एटम में। ठीक है, एटम में हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ होते हैं? कहाँ है? आपके पास शेल ऑर्बिट में होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गेट। अब न्यूक्लियस के जो बाद का जो शेल है, ठीक, वो क्या कहलाता है? फर्स्ट शेल। ठीक है, इसके अंदर अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इनके अंदर जो है वो एक मखसूस तादाद होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स के अंदर। तो पहला शेल जिसे हम क्या कहते हैं? के शेल। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 2। ठीक, इस चीज को हम फॉर्मूले के जरिए प्रूफ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर? फॉर्मूला है हमारा 2n²। ठीक है, 2n² का फॉर्मूला यूज करते हुए हम मालूम करेंगे कि आपके पास ये जो डिफरेंट शेल्स होते हैं जिसे हमने क्या कहा? लेवल ऑफ एनर्जी, शेल और ऑर्बिट। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कितनी कैपेसिटी है? पहले हम देखते हैं यहाँ n क्या शो कर रहा है? n = नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल में अगर n 1 हो, 1 का मतलब क्या है? n अगर 1 है तो कौन सा शेल कहेंगे हमें? सिर्फ फर्स्ट शेल यानी के शेल। जो कहाँ है? न्यूक्लियस के बाद जो शेल है वो कौन सा शेल कहलाता है? फर्स्ट शेल और के शेल। अभी मैंने बताया इसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है वो 2 है। इस फॉर्मूले के जरिए प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला देखा 2n²। n यहाँ पे क्या होगा? 1, क्योंकि हम फर्स्ट शेल में मालूम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी, तो मैंने n की जगह क्या लिखा? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है पता है आप लोगों को? जी, गुड, 1। ठीक, तो 1 का स्क्वायर हमने लिखा 1। ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 1 क्या हो गया? 2। तो क्या मतलब है? अगर आपके पास फर्स्ट शेल जिसे के शेल कहते हैं हम, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की जो है वो कैपेसिटी मालूम करना चाहें तो वो कितनी है? 2, यानी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहले शेल में नहीं आ सकते। अब हम आते हैं दूसरे शेल में। इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, कितनी कैपेसिटी है? तो सेकेंड शेल, ये रहा सेकेंड शेल जिसे हम क्या कहते हैं? एल शेल भी कहते हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो चलें फॉर्मूले के जरिए प्रूफ करते हैं। इफ n = 2, यानी कौन सा शेल हो गया? एल शेल। फॉर्मूला क्या था? 2n²। n की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2। अब हम यहाँ 2 का क्या करना है? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 4। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 2 4 क्या हो गया? 8। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपके पास दूसरे शेल में यानी एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है वो कितनी है? 8। ठीक है, नजर आ रहा होगा? ये स्ट्रक्चर एटम का बना हुआ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
और ये दूसरा शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। थर्ड शेल पे आते हैं। इफ n इज इक्वल टू 3, यानी कौन सा शेल हो? थर्ड शेल। क्या कहते हैं इसे? एम शेल। ठीक है, एम शेल। फॉर्मूले के जरिए देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। n की जगह हमने क्या लिखा? 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। 2 9 का कितना होता है? 18। तो इसका मतलब हुआ थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 18। इसी तरह से आप आगे भी मुख्तलिफ जो है वो शेल्स में, आगे के शेल्स में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और ये एटम कहाँ, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के कौन से पार्ट्स में मौजूद हैं? हमने देख लिया, शेल, ऑर्बिट, और इनको क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। सही, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और यही जो है वो आपको मैं यहाँ एग्जाम्पल नजर आ रही है सोडियम एटम से। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है ये किसका है? सोडियम एटम का। सोडियम एटम के अंदर ये इसका सिंबल है, एंड ए सिंबल है किसका? सोडियम एटम का। सिंबल क्या होता है? अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म के जरिए जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? सिंबल। तो सिंबल लिख दिया हमने Na। अब ये इसका क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब यहाँ पे क्या है इसके अंदर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। सोडियम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 11। देखें प्रोटॉन कितने लिखे हुए हैं? 11। और जितने किसी भी एटम में प्रोटॉन होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर उतने ही होते हैं। यानी अगर इसके अंदर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। चलें जी, अब हम इलेक्ट्रॉन जो 11 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ शेल में। 11 इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? हमने कहा 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 आ गए। अब इसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? दूसरे शेल में, सेकंड शेल जिसे एल शेल कहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8 रख दिए हमने, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए। ठीक है, 2 4 6 8 कितने हो गए टोटल? 10। अब कितना बचे इलेक्ट्रॉन्स? कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? थर्ड शेल में। ठीक, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। तो प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी सोडियम के अंदर कितने होते हैं? 11। तो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा किसी भी एटम में क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। इसी वजह से प्रोटॉन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये पीछे हमने डिस्कस किया था। तो क्या होता है आपका एटम जो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल, नो चार्ज। तो एटम क्या हो गया? एटम जो है वो क्या है? न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होने की वजह से। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर। चलिए जी, अब आपके पास आपने एक टर्म अभी मैंने यहाँ यूज की, क्या यूज किया? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास? और एक और टर्म नजर आएगी आपके पास, मास नंबर। एटॉमिक नंबर हम क्यों यूज करते हैं? एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी 2 एटम का एक एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 1, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो दुनिया में कोई दूसरा ऐसा एटम नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 11 हो। तो ये किसी भी एटम की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एटॉमिक नंबर यूज करते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? इधर आ जाइए। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रोटॉन्स की तादाद को जो न्यूक्लियस में मौजूद हैं किसी भी एटम के, उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब अभी हमने सोडियम का स्ट्रक्चर देखा। सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में? 11। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपके पास? 11। तो सोडियम की पहचान किससे होगी? उसके एटॉमिक नंबर से। ठीक, एक तरह से एक और देख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटम नजर आ रहा है आपको। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। अब इसका क्या है? प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चूंकि हाइड्रोजन में जो है वो न्यूट्रॉन्स मौजूद नहीं होते ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम में, तो वो न्यूट्रॉन नजर नहीं आ रहा। सिर्फ न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। और वो कितने प्रोटॉन है? 1। जब प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 1 होगा। सही, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? हाइड्रोजन का क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 1। ठीक, समझ में आ गई ये चीज। दूसरे पॉइंट मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर हम क्यों यूज करते हैं। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एटम। एटम
की पहचान करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एटॉमिक नंबर। जैसे कि ऑक्सीजन का है एटॉमिक नंबर, हमें अभी आप इंशाल्लाह आगे डिटेल में पढ़ेंगे और मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में कि ऑक्सीजन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है तो मतलब उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 8। ठीक, इसी तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे, 4। ठीक, तो एटॉमिक नंबर को हमेशा हम किस तरह से, हमने सिंबल लिखा एलिमेंट का और हम उसको कहाँ शो कर रहे हैं, देखिए एटॉमिक नंबर को हम सबस्क्रिप्ट के तौर पे जो है वो जो सिंबल्स के साथ लिखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक और टर्म आ गई हमारे पास, क्या नजर आ रहा है आपको, मास नंबर। यहाँ सोडियम का मास नंबर क्या लिखा हुआ है, 23। अब अच्छा चल पिछला लेक्चर थोड़ा सा याद कर लें, क्या बताया था मैंने, मासेस का जिक्र किया था मैंने, क्या बताया था कि एटम जो है वो खुद उसका साइज इतना कम है तो उनके जो ये पार्टिकल्स हैं उनका साइज, उनका मास कितना कम होगा। तो इतने छोटे अगर ये पार्टिकल्स हैं तो मास कैसा होगा इनका, वो भी बहुत कम होता है। सही है, तो उसमें भी हमने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास हमने 1 देखा था। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या कहा था, ऑलमोस्ट नो मास, बहुत कम मास, ना होने के बराबर होता है मास, क्योंकि इनको न्यूक्लियस के लिए रिवॉल्व करना होता है। अगर मास होगा तो रिवॉल्व करना के लिए इनको क्या होगी, प्रॉब्लम्स होंगी। तो तकरीबन मास ना होने के बराबर है। तो एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, तो किसी भी एटम का मास मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे, हम कैसे मालूम करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के जरिए हम क्या मालूम कर सकते हैं, एटम का मास। तो सोडियम का मास जो आपको नजर आ रहा है मास नंबर, वो क्या है, 23। कहाँ से आया, 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, प्लस करें क्या आंसर आता है, 23। तो ये इसका क्या है, मास नंबर। ठीक, तो मास नंबर को देखते हैं, क्या है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, तो ये है किसका, किसकी डेफिनेशन, मास नंबर की। क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज टू कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम। अभी बता दिया, किसी भी एटम का मास मालूम करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, मास नंबर। किसी एटम को आइडेंटिफाई करना हो तो एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम को आपको उसका मास मालूम करना हो तो मास नंबर। चलिए जी, एक और एग्जाम्पल जो हम अभी हाइड्रोजन की ले रहे थे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था, 1। अब इसका मास नंबर क्या होगा, आप बताएं मुझे, क्या आएगा बताएं, प्रोटॉन है इसके अंदर 1, न्यूट्रॉन नहीं है तो फिर क्या होगा, मास नंबर भी इसका क्या होगा, 1। एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी क्या है, 1। ठीक, समझ में आ गया, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल जो है, कल के लेक्चर में आप और दूसरे जो है वो एलिमेंट जो है उनके एटम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये टॉपिक और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने आ जाएगा। चलिए जी, होमवर्क नोट कर लीजिए आप। लर्न क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए फ्रॉम यूनिट 7। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, लिखने के लिए दिया था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। आज उम्मीद है कि लिख लिया होगा आपने। आज जो है आप इसको याद करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए ज़रा देख लीजिए यहाँ जर्नल पे। सबसे पहले हम नया यूनिट स्टार्ट हुआ तो टाइटल पेज बनाएंगे। बताया था मैंने, हर यूनिट के स्टार्ट में टाइटल पेज बना लीजिएगा। यूनिट नंबर 7 कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। ठीक, डेट डाल लीजिएगा जिस डेट पे आप काम करेंगे, पेज नंबर आप लोग मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन सा था, पार्ट ए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की। बताया था मैंने किस तरह से हेडिंग डालनी है, बिल्कुल उसी तरह से ब्लैक से लिखेंगे और ब्लू से अंडरलाइन करेंगे, ब्लू मार्कर से। ठीक है, तो ये देख लें आप किस तरह से लिखा हुआ है आपके पास। एटम का स्ट्रक्चर, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में 2 पॉइंट्स बुक में हैं मौजूद, आप लोगों ने लिख लिए होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास न्यूट्रॉन का भी यहाँ तक आपका ये इसका आंसर है, ये कर लिया होगा आपने। आज जो है इसको आपको याद करना है। ठीक, चलिए जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।